स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी अपना चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन, फिर हमने पढ़ा फोर्स में मोशन जिसकी वजह से आया उसके मान लो उसके पीछे कोज क्या था फोर्स। फिर हमने पढ़ा था एक अलग भी फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हमारे पास मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है उसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्स के बारे में। न्यूटन ने जो लॉ दी अपने पास जो फोर्स होती है उसके 3 लॉज के अकॉर्डिंग हमने फोर्स पढ़ा। तो कोज एक्चुअल में मोशन के पीछे रीजन क्या है, फोर्स, तो हमने फोर्स को स्टडी किया। फिर उसके बाद एक और तरह की फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी एक्चुअल में मोशन प्रोवाइड करती है किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने फैन में हमने हैंग कर रखा है, जैसे मैं फैन को ऊपर से लूज कर दूं, फैन नीचे की तरफ फटाक से अपने अर्थ की तरफ गिरेगा, क्यों, अट्रैक्शन फोर्स। और वो भी एक तरह की फोर्स है जो इसमें मोशन प्रोवाइड कर रही है, इसको मोशन दे रही है। अब नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर वर्क डन। अभी जो ये वर्क वर्ड है, वर्क जो हम वर्ड है, ये हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे हम कोई आपसे पूछता है कि आपने क्या काम किया लास्ट 2 आवर्स, आपने क्या काम किया, आप कहते हो कि मैंने स्टडी की। कोई कहता है कि मैंने कुकिंग किया, कोई कहे मैंने मूवी देखी। तो हम सब लोग उसको किस में कंसिडर करते हैं, वर्क डन में, कि हमने काम किया, वर्क डन में कंसिडर करते हैं। हर चीज़ को वर्क डन बोलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग तो इसको डेली लाइफ में, बट इसको अगर मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्क डन की तो डेफिनेशन ही अलग है। वर्क डन की डेफिनेशन अलग है। तो मैं इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता कि हम जो मेंटली जो वर्क कर रहे हैं, कि आपने मेंटली जो वर्क किया, हम उसको बोलते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया, ये मैंने थॉट सोचे या ये किया, तो हम उसको वर्क डन में काउंट कर लेते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बट अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्क डन उसके केस में तब होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ही आप बोलोगे आपने कोई वर्क डन किया है। क्या कोई वर्क डन। अब सिंपल सोचो कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिया, आपने अपने सर पे रखा, आप खड़े हुए घंटे से, अब धीरे धीरे टायर्ड तो हो रहे हो, 2 घंटे बाद आप टायर्ड हो चुके हो। तो अब मैंने काम किया, मैंने इसको उठा के रखा है, बट एक्चुअल में ये वर्क डन नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस फिजिक्स आपको कहेगा कि वर्क डन नहीं, जीरो वर्क डन। या फिर आपके पास ये दीवार है, आप उसको कंटिन्यूअस पुश करते जा रहे हो, दीवार में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप पुश किए जा रहे हो। आप क्या करें, थोड़ी देर बाद में अपने पास एनर्जी अपनी रिलीव लग रही है, एनर्जी अपने पास, हम टायर्ड हो गए, हमने तो काम किया, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नो वर्क डन, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो डेफिनेशन बनेगी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाए और उसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मिले, डिस्प्लेसमेंट मीन वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए, तो हम कह सकते हैं वर्क हैज टू बी डन, तो वर्क डन हुआ है। जैसे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की बात करें तो कोई भी मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी इसकी पोजीशन है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया, मान लेते हैं F फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस चीज को हमने पुश किया, तो थोड़ी देर बाद ये डिस्प्लेस होकर पहुंच गया यहाँ पे पोजीशन बी पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो इससे जो चीज देखो हमें सामने दिख रही है कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और वो उसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो क्या उसके अंदर मोशन हो रहा है। मोशन होने के बाद उसके अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट आया, ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, बार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट था जिसकी फाइनल और इनिशियल पॉइंट है, हमें एक डायरेक्शन पता हो, सिंपल। अब डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं, मैं आपसे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आप कहीं से क्रॉस करो, आप सीधे गए, फिर वापस आए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, कहीं से जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो आप समझ जाओगे वो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस आपको बोला गया 5 किलोमीटर, वो सिर्फ नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में नहीं। तो इसमें जिस डिस्टेंस के साथ हमने डायरेक्शन काउंट कर दी वो बन गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि हमने फोर्स लगाया और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें डिस्प्लेसमेंट मिली, तो हम कह सकते हैं वर्क हैज टू बी डन, हमने एक वर्क डन कर दिया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तभी वर्क डन है। जैसे मैं इस दीवार को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई पुश करते करते, ये तो हिली नहीं, तो मैं फोर्स तो लगाई, F तो है डन, बट इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं, तो कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। सो
हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और उस फोर्स से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया तो हम कह सकते हैं वर्क हैज टू बी डन, तो वर्क डन हुआ है। चलिए इससे हमें क्या पता चला? वर्क डन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। वर्क डन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन, नंबर फर्स्ट एक फोर्स होनी चाहिए, सेकंड फोर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अब जो दोनों ही कंडीशन मान लो एक भी कंडीशन नहीं है मेरे पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने इस पेन को लिखकर यहाँ पे रख दिया, जब तक मैं इस पेन के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगा रखा, ये अपने आप डिस्प्लेस होगा क्या? नहीं होगा, अपने आप ये डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता। तो यानी कि फोर्स तो जरूरी है अपने पास किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी ही पड़ेगी। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये मूव हो गया उस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, तो इससे हम कह सकते हैं कि फॉर वर्क डन वी हैव टू कंडीशंस which has to be satisfied. First one, there will be a force. Second one, there will be a displacement in the direction of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन होगा। चलिए अब इसके अंदर थोड़ा डेफिनेशन हो गई। अब इसकी वर्क डन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं W से, और इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब फोर्स वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, फोर्स होता है हमारे पास F, डिस्प्लेसमेंट जो हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बना इसका वर्क डन, इसका वर्क डन। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी वर्क डन की? देखो वर्क डन की यूनिट अपने पास इधर क्या लिखा है? न्यूटन। ये क्या लिखा है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन, एंड इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन इनटू मीटर किसकी यूनिट होगी? वर्क डन की, या फिर इसको नाम दिया गया है जूल, जूल, जिसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं वर्क डन की जगह मैं लिख दूंगा 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। तो यहाँ से आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि 1 जूल की डेफिनेशन बताओ, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और इस फोर्स से उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिले, तो जो वर्क डन होगा उसके बराबर होगा 1 जूल के बराबर। चलो समझ में आया बच्चों कि आपसे डेफिनेशन पूछे कि डिफाइन 1 जूल, तो 1 जूल को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड इट causes a displacement of 1 meter, then work done which is to be done is 1 joule. The object through a distance of 1 meter, then work done is 1 joule. Then work done is 1 joule. Then work done is 1 joule. चलिए आपको पता चल गया कि मेरा वर्क डन बेसिकली होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, या फिर मैं बोलता हूँ जूल। तो 1 जूल को अगर हम डिफाइन करें तो 1 जूल क्या होगा कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जो वर्क डन होता है वो 1 न्यूटन आता है। चलिए इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस आती है वर्क डन के बारे में। हमें बोला जाता है पॉजिटिव वर्क डन, हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन, या हम बोलते हैं जीरो वर्क डन। तो बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन की। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क या पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क लिखते हैं बच्चों। पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा अपने पास? तो अगर पॉजिटिव वर्क हम बोले तो बोलते हैं पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क।
द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्या हुआ इसका? इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द direction of displacement then work done is said to be positive हुआ। जैसे एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल लो, कोई भी बुक लो, कोई भी बुक ली हमने, कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई और इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों को दोनों देखो किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। मैं कह सकता हूँ फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके ऊपर जो टोटल वर्क डन बनेगा उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। तो मैं दोनों देखो, जब दो चीजें पैरेलल होती है या सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में एंगल कितना बेटा? थीटा। उनके बीच का एंगल थीटा का कितना होगा? 0। जो दो चीजें पैरेलल होती है सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल होता है 0। तो हम नई चीज लिख सकते हैं इसमें, इफ एंगल between force and displacement is 0 then work done is positive and work done is positive। और मैं यहाँ पे एंगल को लिख देता हूँ थीटा से, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उनके पास क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो, ये वर्क डन आप कहीं पे देख सकते हो। आपने कोई भी टेबल रखा, आपने टेबल को पुश किया, टेबल जिस डायरेक्शन में आपने पुश किया उसी डायरेक्शन में टेबल मूव हो गई, तो आपका वर्क डन कैसा था? पॉजिटिव। अब एक टर्म आती है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन क्या बोलो? नेगेटिव वर्क। अभी नेगेटिव वर्क कब होगा? इसके अंदर अगर जो अपनी अप्लाइड फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, अगर अपनी जो अप्लाइड फोर्स है विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। पहले इसमें देखिए लिखते हैं, इफ अप्लाइड फोर्स इज इन अपोजिट direction of the displacement। अब इस opposite, if applied force is in opposite direction to the direction of the direction of displacement। अब ऐसा कोई एक एग्जांपल बताओ कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और मेरा डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रहा है, या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट लगा रहा हूँ मेरी फोर्स उल्टी हो रही है, दोनों अपोजिट होने चाहिए। चलिए सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते देखो एक कोई भी डॉग ओनर है, अपने डॉग को लेके जा रहा है, अच्छी रस्सी से बांधा हुआ है, और वो डॉग क्या है कि थोड़ा मस्कुलर डॉग है, हैवी, तो वो डॉग क्या उस मैन को, ओनर को पुश अपनी तरफ पुल कर रहा है, और ओनर क्या है उसको बार बार अपनी तरफ खींच रहा है, ओनर उसको कंटिन्यूस अपनी तरफ खींच रहा है, बट डॉग कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। ध्यान से देखो, जो उसने उसको रस्सी से बांधा हुआ, उस रस्सी को जो ओनर है उसको डॉग को पीछे की तरफ पुल कर रहा है, बट डॉग कहाँ पे जा रहा है? आगे की तरफ भागता जा रहा है। तो इसमें ध्यान से वो फोर्स किस साइड लगा रहा है? जो ओनर है वो कहाँ पे फोर्स लगा रहा है? पीछे की तरफ, अपनी तरफ, और डॉग कहाँ पे जा रहा है? आगे की तरफ। तो इसमें अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डॉग आगे की तरफ चल रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ लगा रहा है? पीछे की तरफ। दोनों देखो डायरेक्शन उल्टी है, दोनों डायरेक्शन क्या है? उल्टी। ध्यान से देखो, वो डॉग को किसकी तरफ खींचा? पीछे की तरफ, डॉग भाग रहा है आगे की तरफ। तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, और मैं डिस्प्लेसमेंट भी हो इसी डायरेक्शन में, वो चल भी इसी डायरेक्शन में, उल्टा चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। स्प्रिंग देखा हमने, स्प्रिंग ये कुछ इस तरह होता है, ये मैंने इसको एक से बांध दिया, स्प्रिंग बन गया। मैं आपको कहूं स्प्रिंग को पुश करो अंदर की तरफ। अब जब हम स्प्रिंग को अंदर की तरफ पुश करेंगे, ऐसे पुश करते तो स्प्रिंग मेरे हाथ में फोर्स लगाता है, आपने देखा, आप इसको अंदर लेके जा रहे हो,
आपने इसको क्या किया अंदर, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कहा दिया अंदर, लेकिन इसकी फोर्स कहां लगी, स्प्रिंग की फोर्स कहां लगी, बाहर। ध्यान देखो जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, जब मैंने स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कैसा बना दिया, ऐसा कर दिया, तो मैंने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को इतना ला दिया, इधर मैं ले आया, बट इसकी जो फोर्स है कहां लग रही है, बाहर। डिस्प्लेसमेंट कहां बना इसका, अंदर की तरफ, और फोर्स पे कहां लगा, स्प्रिंग बाहर की तरफ। तो इट मींस फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है और मेरा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखो दो चीज अपोजिट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी मेरा फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, एस इधर एस इधर, तो दोनों में एंगल कितना बना बच्चों, कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो वर्क डन कैसा होगा, तो एंगल के फॉर्म में बता सकते हैं, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री देन वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। जब एंगल 0 था तो पॉजिटिव वर्क डन, जब एंगल 180 डिग्री है तो नेगेटिव वर्क डन। चलिए एक अगर 0 वर्क डन था, क्या ये भी हो सकता है कि कभी वर्क डन 0 हो, यस 0 वर्क। चलो इसका एक एग्जांपल लेता हूं, ये अपने पास ये बोर्ड रखा है, मैं बोर्ड को इधर से पुश करूं, कहां से, यहां सामने से, तो क्या बोर्ड इधर या उधर ऊपर नीचे कहीं भी डिस्प्लेस होगा क्या, सोचो होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोर्ड को इस साइड से डिस्प्लेस करूं, यहां से ऐसे पुश करूं, बोर्ड उस साइड मूव करेगा, ऊपर से पुश करूं नीचे की तरफ, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये इधर उधर जा ही नहीं सकता। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अगर ऊपर से फोर्स लगाऊं, एफ लगाऊं ऊपर से, वो डिस्प्लेसमेंट में इसमें इधर, क्या पॉसिबल है क्या, ऊपर से फोर्स लगाऊं वो इधर उधर भागे, नहीं। तो यहां से देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, दोनों में एंगल कितना है, फोर्स ऊपर ये नीचे, यानी कि फोर्स ये और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इफ थीटा इज 90 डिग्री देन वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन 0 भी होता है कि वर्क डन 0। जैसे चलो हम इसमें अपने पास एग्जांपल्स आएंगे अपनी बुक के अंदर, हम उसमें करेंगे, पता चले 0 वर्क डन कि अगर आपने कोई सामान उठाया, अपने सर पर रख लिया और आप चल पड़े, तो आप कहोगे मैंने तो उसको 1 किलोमीटर दूर लेके आए तो मैंने वर्क डन किया, आपने डिस्प्लेसमेंट की। तो इसका क्या एग्जांपल सुनना आप, कि अगर आपने एक बैग उठाया ये अपने सर पे और आपने 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट दी, तो आप कहोगे मैंने तो वर्क डन किया, नहीं, आपने इसके केस में वर्क डन किया गया, इसकी फोर्स आपने इसको अपने सर पे रखा तो आपकी फोर्स उसके ऊपर लग रही है, तो जो आपकी फोर्स लगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लग रही है ऊपर की तरफ और आप जा रहे हो इस तरफ, तो दोनों में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा के अपने सर पे रखा, मैं उसको लेके चल रहा हूँ तो उसका कोई वर्क डन नहीं है, उसका कोई भी वर्क डन नहीं। हाँ, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा होता अपने पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इसको उठा के अपने सर पे रखा, आपने इसको उठा के अपने सर पे रखा, तो इसको आपने कहां लगाया, ऊपर की तरफ, आपने फोर्स कहां लगाई, ऊपर की तरफ आपने फोर्स लगाई है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां, ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, मींस फोर्स भी इसमें ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। यानी कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को उठा के अपने सर पे रखते तब तक हमने काम किया, उसके बाद जब हम चल रहे हैं तो कोई वर्क डन नहीं, कोई भी वर्क डन इसके अंदर काउंट नहीं। चलिए ये था बच्चों कुछ वर्क डन से रिलेटेड कि वर्क डन होता क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क डन क्या है, ठीक है। इसमें चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले तो अपने पास टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 11.1 कि कोई ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन फोर्स है और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको क्या दिया है, एस दे रखा है 2 मीटर, एफ दे रखा है 5 मीटर। तो आपसे पूछा गया कि वर्क डन बताओ, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 5 इनटू 2, तो आप कह दो डायरेक्ट 10 जूल अपने पास वर्क डन हुआ, 10 जूल क्या वर्क डन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अपने पास एग्जांपल 11.2 ए पोर्टर लिफ्ट ए लग्जरी ऑफ 15 किलोग्राम from the ground and puts it on his at 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by the porter on the luggage. luggage के ऊपर उसने कितना काम किया। चलिए इसमें क्या बोला है कि अभी समझो उसने बोला क्या, एक पोर्टर है, उसने ये पोर्टर उसने उसकी जो हाइट दे रखी है उसने दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो लगेज रखा है, ये जो लगेज रखा उसने उठाया इस लगेज को, इस
इस लगेज का अपने पास लगेज का जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 15 किलोग्राम, यानी कि मास दे रखा है इसका 15 किलोग्राम, इसको उठाकर अपने सर पे रखा है 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कितना वर्क डन करेगा? तो इसमें क्या अपने पास फोर्स गिवन है क्या? नहीं, खाली हमारे पास जो गिवन है एस दे रखा है 1.5 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है अपने पास 1.5 मीटर का डिस्प्लेस हुआ है और इसमें अपने सर पे रखा है। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन तो नहीं, लेकिन अपने पास एक चीज तो पता है आपको, नीचे क्या रखा वेट, मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो हमें किसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है? किसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है बच्चों? ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहीं पे तो उसको किसने रोक के रखा है? हम पढ़ चुके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट जहां पे है वो वहीं पे रखा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो मैं ऑटोमेटिकली अपने पास ऊपर हवा में उड़ जाता। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रखा हुआ है, तो जब ये उसको उठाएगा फोर्स, तो इसकी फोर्स किसकी अगेंस्ट होगी? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कितनी, जितना इसका वेट उतनी इसको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो याद करो F इक्वल टू क्या हुआ? mg, m into g। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m दे रखा 15। अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 into 10, यानी कि 150 न्यूटन बन जाएगा। तो mg क्या होता है? वेट। तो किसी ऑब्जेक्ट को मैं उठा रहा हूँ तो कितनी फोर्स है? जितना उसका वेट होगा। अगर ज्यादा वेट होगा तो मुझे उसको ज्यादा फोर्स से उठाना पड़ेगा, कम वेट होगा तो मुझे उसको कम फोर्स से उठाना पड़ेगा। तो अपने पास देखो फोर्स भी आ गया और डिस्टेंस तो वर्क डन आ जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 150 इनटू 1.5, तो ये जो भी आएगा ये अपने पास कितना आ जाएगा? जूल में। ये अपना आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्लियर हुआ कि वर्क डन कब पॉजिटिव हुआ? इफ एंगल इज कितना होगा अपना एंगल? 0 डिग्री, वर्क डन पॉजिटिव। एंगल 180 डिग्री तो क्या होगा अपने पास? वर्क डन नेगेटिव। और जब एंगल 90 डिग्री तो वर्क डन क्या होगा अपने पास? 0। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास टोटल वर्क डन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे एनर्जी से रिलेटेड। वो भी कहते हैं अपने पास वर्क जो है और एनर्जी एंड पावर ये सारे इंटर रिलेट करते हैं।